कैसे हैं सब लोग आप लोग? अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक अपने रजिस्टर में एक अलग से पेज बना लीजिएगा, उसमें पर्टिकुलर स्पीसीज के नाम रहेंगे। जब जब भी जिस क्लास में एक दो स्पीसीज में लिखाता रहूंगा, उनको मैं एक चार्ट कलेक्ट करते रहिएगा। मैंने पहले भी आपको एक दो स्पीसीज लिखाई थी, जैसे कि तो आज भी इसको लिखाऊंगा, तो पूरा एक चार्ट बन जाएगा आपके कंप्लीट नोट्स का, क्योंकि इसमें कमोबेश एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है। तो दो तीन टेक्निकल टर्म से ये आज क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर नया टॉपिक लेंगे अपन, है ना। अभी तक इकोलॉजी या इकोसिस्टम कुछ समझ में आ रहा है ना? इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, इंटरेक्शंस क्या हो रहे हैं, लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट, ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट, बायोम, ये सब, बायोडायवर्सिटी, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी सबको समझ में आ रही है ना? जी भैया। हाँ, मतलब क्योंकि ये अगर समझ में आएंगी तो ही गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी। चलिए तो दो तीन टर्मिनोलॉजी शुरू करते हैं, फिर आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। उसमें बायोटिक इंटरेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले लिखो आप, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, पर्टिकुलर एरिया या ज्योग्राफी में ही पाई जाती है। ऐसे नहीं कि सब जगह, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं उसको। तो एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, वो स्पीसीज को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। इसका बेस्ट एग्जांपल है कंगारू, ओनली प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया। सर कस्तूरी हिरण भी हो सकता है ना, जो सिर्फ हिमालयस में होता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अब उसमें शर्त यही है कि वो पर्टिकुलर एक एरिया में है। तो अभी तक का जो लिटरेचर है और अवेलेबिलिटी नॉलेज है वो सही है कि कस्तूरी मृग है, वो पर्टिकुलर एक एरिया में ही पाया जाता है। तो ये एग्जांपल है कि कोई भी स्पीसीज ऐसी जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, जनरल नहीं पाई जाती। दूसरा एग्जांपल लिखो, मेटासिकोआ। मेटा, ये वैली ऑफ चाइना, ये केवल वैली ऑफ चाइना में ही पाया जाता है। तो इनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, जो पर्टिकुलर एक एरिया में ही पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं जो आपको पता हो या याद हो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई एंडेमिक है। अब इस पर अगर एंडेमिक पर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हैं, जो हमारा डिलीटिंग मेथड है उससे। दूसरा है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ चुका है, कीस्टोन स्पीसीज। मतलब वो होता है ना कि शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, होते तो कम है लेकिन उनकी दादागिरी या बुद्धिजीवी या गुंडागिरी चलती है, वो है ये। मतलब ये क्या करते हैं कि जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी पर इनकी संख्या, नंबर के हिसाब से इनका डोमिनेंस होता है। मतलब डोमिनेंस इन द सेंस मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, कि जहां से हम शुरू होते हैं, मतलब जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो उसी टाइप की बात है कि ये कीस्टोन स्पीसीज है कि भाई जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई एक मान लो कम्युनिटी है, मान लो एक फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट में एक लॉयन है तो ये अकेला काफी है, यानी कि अब लॉयन की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन वो दूसरे जीव हैं उनकी संख्या को, उनके बिहेवियर को, उनके खान पान को ये डोमिनेट करता है। मतलब उनको डिसाइड करता है कि राजा हम हैं, कौन कहाँ रहेगा ये डिसाइड हम करेंगे। दिस इज नोन एज द कीस्टोन स्पीसीज। मतलब ये संख्या में तो कम होती है लेकिन जिस कम्युनिटी में पाई जाती है उस कम्युनिटी के नियम निर्धारण करती है, मतलब उसके कानून बनाती है। आप समझ गए? मैं इसको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको कि पर्टिकुलर जिस कम्युनिटी में रहेगी उसके कानून इसके हाथ में, मतलब इसकी मर्जी चलेगी।
है ना। एग्जाम्पल इसको फॉरेस्ट में लोयन कह सकते हैं, लोयन है इसका एग्जाम्पल, इससे आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये पल्ले नहीं पड़ता कीस्टोन स्पीसीज, मतलब कि पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी में वो स्पीसीज अपनी संख्या में तो कम होगी, नंबर में लेस होगी, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही उस कम्युनिटी के चाल चरित्र, नियम कायदे, भविष्य, इवोल्यूशन सबको इफेक्ट करेगी। अब वो ये पॉजिटिव भी कर सकती है और नेगेटिव भी कर सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। तो उसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, आया समझ में ना? यस भैया। यस ठीक, भैया। एग्जाम्पल लिख लो, लाइन इन फॉरेस्ट, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कंगारू रैट इन डेजर्ट। तीन एग्जाम्पल इसके लिखा रहा हूं, एक तो लायन इन फॉरेस्ट, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और कंगारू रैट इन डेजर्ट। ये कंगारू रैट 3 बार आ चुका है, इसके बारे में पता है ना, ये पानी नहीं पीता है, कल भी मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था, बार बार आ रहा है मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए इतना ही है, इसका मतलब आपको पता है तो आंसर आ जाएगा, ज्यादा इसमें तनाव नहीं लेना, बस ये चीजें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अगर आपको पकड़ में आ गई उसका, और उसका मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में पता है तो क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे आप। एग्जैक्ट डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं। और एक तीसरी होती है क्रिटिकल लिंक। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, सिंपल सा है ये कि भाई जिसको कहते हैं ना कि जीना मरना साथ में वाला हिसाब है, ये एक स्पीसीज दूसरे की जिंदगी के लिए आवश्यक है, एसेंशियल है, मतलब वो दूसरे को हेल्प करती है बेसिकली, मतलब कि इसके बिना एक स्पीसीज, इसके बिना इसकी जिंदगी अधूरी है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में हेल्प करती है। वही जैसे अभी एग्जांपल अपना जैसे माइकोराइजा वाला, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे माइकोराइजा को। क्या था माइकोराइजा, ध्यान है मैंने बता चुका हूं, जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स की रूट में क्या पाया जाता है, फंगाई पाया जाता है। दोनों की पार्टनरशिप होती है, एक देता है इनको कच्चा माल, मतलब फंगाई इसको क्या देगा, वाटर और मिनरल्स देगा, और ये प्लांट इसको फोटोसिंथेसिस करने के बाद में फूड देगा। तो दोनों का एक सिम्बायोसिस रिलेशंस है। तो ये क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का मतलब उसकी लाइफ साइकिल में उसका कोई स्थान है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 3 टर्मिनोलॉजी थी इंपॉर्टेंट, बीच बीच में ऐसी टर्मिनोलॉजी आती रहेंगी, तो एक अलग से लिस्ट बना लेना, ठीक है ना, एक स्पीसीज का, क्योंकि इसमें सर वो आपने एम से क्या लिखा है? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, दोबारा बता देता हूँ, माइकोराइजा है वो, एक क्लास में मैं इसको शायद डिस्कस कर चुका हूँ। माइकोराइजा एक कॉम्बिनेशन है, अभी इसी क्लास में आज ही पढ़ेंगे पर इसको डिटेल में। इसमें क्या होता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स की रूट्स में फंगाई पाए जाते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, रूट का और फंगाई का। फंगाई क्या करते हैं, ये जो हायर प्लांट्स की रूट को वाटर प्लस मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करके अवेलेबल कराते हैं, और ये प्लांट को, तो मतलब एक तो प्लांट को क्या मिल गया, इसके साथ में वाटर मिल गया और मिनरल्स मिल गए। फंगाई को इसमें क्या मिला, फंगाई को इसको रहने का घर मिल गया, इसने इसको अपने घर मतलब रूटों पे बिठा दिया, यानी कि तो रहने को घर मिल गया। फिर जब ये खाना पीना बनेगा किसका, इस प्लांट का, थोड़ा इसको मिल जाएगा, दोनों की जिंदगी शांति से चलती रहती है। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं माइकोराइजा। अभी इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ओके सर। उससे थोड़ा सा पहले कुछ डिफरेंट चीज पढ़ लेते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समझने की ज्यादा है ना, तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा रखिएगा, है ना। वैसे तो मैं प्रयास करूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज, देखिए
मैं बहुत टेक्निकली, आपने देखा होगा टर्मिनोलॉजी जितने भी आ रही है, लेकिन उनको मैं आपको बहुत लोकल और सिंपल भाषा के एग्जाम्पल दैनिक जीवन उससे समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, बिना रटने के आपको याद हो जाए चीजें, समझ गए। फिर भी सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक पार्ट है इसका, इसमें क्वेश्चन आ जा रहा है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। अच्छा, सिलेबस को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड करके पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में रिवर्स में। एक सिस्टम होता है फ्यूजन का सिस्टम, है ना, जेई वाले बच्चों को सिखाया जाता है वो कैसे रिवाइज करने का एक सिस्टम होता है, स्ट्रेटजी की पर्टिकुलर, कि आपने अभी मैथ्स रिवाइज किया, फिर आप केमिस्ट्री पे आ जाओ, फिर फिजिक्स पे आ जाओ, और फिर मैथ्स पे आ जाओ। फिर केमिस्ट्री में 3 पार्ट करती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जो चैप्टर कोरिलेटेड वाले हैं उनको फ्यूज करके पढ़ाया जाता है, और याद करने के लिए उसको ब्लॉक स्ट्रेटजी बनाया जाता है। तो इकोलॉजी को भी मैंने थोड़ा ऐसा ही मर्ज करने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि भैया तो एक टॉपिक पहले पढ़ा दे रहे हैं, फिर बाद में पढ़ा दे रहे हैं। मैं आपकी सोच डेवलप करना चाह रहा हूँ इकोलॉजी के प्रति, है ना, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उससे पहले इकोलॉजी के प्रिंसिपल से समझने से पहले कुछ 4-5 टर्मिनोलॉजी है जो आज आने वाली है, वो आपको तंग करेंगे, तो उनका मतलब हम समझ लेते हैं पहले। एक होता है म्यूटेशन, एक होता है इवोल्यूशन, एडेप्टेशन तो आप जानते ही हैं, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो केवल, सब चीज आएंगी, अभी मत लिखो कुछ भी, समझ लो केवल म्यूटेशन। और उससे पहले समझ ले हम कि आखिरकार कोई भी स्पीसीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म आखिरकार उसका जन्म कैसे हो, है ना। तो एक सिंपल सा है कि जैसे मान लो कि प्लांट है, आपको याद है 6, 7, 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा जोहन ग्रेगर मेंडल, है ना, आनुवांशिकता, कुछ थोड़ा याद आ रहा हो थोड़ा, तो उसमें उन्होंने मटर पे प्रयोग किए थे, है ना, और कुछ कैरेक्टर्स को लेके, और उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी। बाद में पुराने कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने तोड़ा दिया। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे कि मान लो कि उन्होंने मटर के 2 पौधे लिए थे, है ना, तो ये एक फीमेल प्लांट है और ये एक मेल प्लांट है। तो उन्होंने क्या किया कि ये इसका रेड कलर का फ्लावर लिया और इसका व्हाइट कलर का फ्लावर लिया, ठीक है ना, और दोनों को क्रॉस कराया। अब क्रॉस कराने से पहले क्या होता है कि जैसे कि ये इसका गैमेट बनेगा। ये टेक्नोलॉजी जो नॉन बायो स्टूडेंट को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, मतलब इसका एक गैमेट बनता है और ये जाएगा, इनका जो क्रॉस होगा तो ये इस टाइप से ये R1 ये F प्रोजोन यानी पहली पीढ़ी कहलाती है। यानी कि ये एक पौधा था जो लाल फूल वाला था और एक पौधा था जो सफेद फूल वाला था। जब दोनों को क्रॉस कराया था तो पहला जो पौधा बना था वो R और R कैपिटल R डिनोट कर रहा है ये रेड कलर को, और स्मॉल व्हाइट W जो दिखा रहा है वो व्हाइट कलर को दिखा रहा है। अब जो पहला पौधा है वो कैपिटल R और इसको स्मॉल R ही करो तो और क्लियर होगा, स्मॉल R। तो अब ये कैपिटल R स्मॉल R पहली जनरेशन में, यानी कि अगर ऊपर से देखेंगे तो ये लाल कलर का ही होगा, लेकिन जेनेटिकली ये प्योर लाल नहीं है, क्योंकि इसमें एक जीन लाल वाला है और दूसरा जीन व्हाइट वाला है, लेकिन ये लाल वाला जो जीन है वो व्हाइट वाले जीन पर डोमिनेट कर रहा है। सब निकल गया, ऊपर से नहीं समझ में आया ना? पर ये तो पिंक होगा ना फिर? नहीं 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 नहीं, यही दिक्कत है, ये पिंक नहीं होगा। अगर लिंकेज होगी तो पिंक होगा। डोमिनेंस का जो लॉ है ना, पिंक नहीं होगा, ये व्हाइट रेड ही होगा, है ना। एक बार आया था ना पिंक उसका, तो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। उसको और सिंपल भाषा में समझते हैं, थोड़ा सा कठिन हो गया ये जो क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा था मैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी स्पीसीज हो, है ना, और ये मैंने बताया कि आखिरकार इतना जितना भी प्रपंच चल रहा है काय के लिए चल रहा है, मैंने कल भी बताया था कि कोई भी स्पीसीज है अपनी जनरेशन को या अपनी पीढ़ियों को सतत बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम चल रहे हैं।
खाना पीना घूमना फिरना सब, है ना। तो जैसे मान लो दो प्लांट है, इसमें एक में रेड फ्लावर है और एक में व्हाइट फ्लावर है, एक तो दोनों को क्रॉस कराते हैं, तो उनका जो पहली जनरेशन होगी F1 बोलते हैं, वो रेड फ्लावर की आती है सपोज। तो ये शो करेगा कि इसका जो रेड फ्लावर का जीन है ये डिसाइड कौन करता है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे किसी हमारी आंखें ब्लैक कलर की, कई लोगों की आंखें आपने देखी होंगी ब्लू कलर की पाई जाती है ना। किसी का जो हेयर है एकदम बहुत सीधा है, किसी का हेयर आपने देखा कर्ली हेयर हो गया। फिर हेयर के कलर की बात करेंगे, किसी का ब्लैक हेयर है, किसी का ब्राउन है, किसी का और येलोइश हो गया है, या किसी का व्हाइट हो गया है। व्हाइट बाई बर्थ कर रहा हूं, उम्र की व्हाइट की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना है। तो मेरा मतलब ये कि ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एनी स्पीशीज गवर्न बाय द जीन्स, मतलब कि किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट में जो भी कैरेक्टर है वो उसमें जीन जो जेनेटिक मटेरियल है उसके द्वारा बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक इंसान की बात करते हैं कि मान लो कि किसी जो मेल है उसकी हाइट मान लो 5 फीट है और जो फीमेल की हाइट 5.5 फीट है, और जो इनके बच्चे होते हैं मान लो तो 2 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे की हाइट 6 फीट हुई और एक बच्चे की हाइट 5 फीट हुई। अब आपके दिमाग में ये फिगर आएगा या किसी भी स्टूडेंट के कि ये बच्चा 6 फीट का क्यों हुआ, जबकि इसके मदर फादर तो हाईएस्ट हाइट मदर फादर की 5.5 फीट थी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के जो इनके मदर फादर, इनके मदर फादरों में कोई ना कोई 6 फीट या 6.5 फीट का रहा होगा, या तो महिला का माता या पिता या पुरुष के माता या पिता। तो वो जीन यहाँ से ट्रांसफर यहाँ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया। यानी कि जो जीन होता है वो एक पीढ़ी में ट्रांसफर या अपना कैरेक्टर दिखाए, ये अति आवश्यक नहीं है, हो सकता है कि दूसरी पीढ़ी में। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड में देख लेना तो ये आपको हिस्ट्री मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल जो कल परसों मैंने फिर दिया था कि जब डॉक्टर के आप जाते हैं शुगर का, तो वो पूछता है कि भाई आपके यहाँ जेनेटिक में क्या इश्यू है, मदर फादर को शुगर है, नाना नानी को है, दादा दादी को है, या बीपी की बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो डॉक्टर पूछता है कि भाई आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है हाई ब्लड प्रेशर का या आपके हार्ट अटैक है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, नॉट श्योर आज की डेट में, कि जो शुगर बीमारी है, डायबिटीज बीमारी है, वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली लिंक है, अभी प्रूव नहीं हुआ है। मेरी बात को आप कल कह दो कि भैया ना तो कोई कहेगा अरे कहाँ प्रूव हुआ, भैया गलत पढ़ा दी, अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो शुगर की जो डिजीज है, डायबिटीज है, वो कहीं ना कहीं एक फैमिली बैकग्राउंड बनता जा रहा है। यानी कि इसका मतलब 10 साल 20 साल बाद मालूम चलेगा कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है जो इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा है। तो सेम कंडीशन में यहाँ कर रहा था, ठीक है ना। तो कोई भी स्पीशीज अगर बन रही है तो निश्चित रूप से उसके इंसेस्टर्स, उसके जो दादा नाना चाचा ताऊ फूफा, उनके कैरेक्टर उसमें आ रहे हैं। ये इतना सा समझाने का मैटर था। वो लाल फूल वाला थोड़ा सा टिपिकल हो गया, लेकिन उसको समझना जरूरी, आगे जरूरत पड़ेगी। तो मान लो कि जैसे कि ये लाल फूल वाला एक प्लांट है और एक सफेद फूल वाला प्लांट है, इसमें 2 गैमेट है, 2 तरह के गैमेट बनेंगे इसमें। तो फाइनली इसको आर और इसको आर, और इनका जब हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो ये पहला जो पौधा बनेगा वो लाल फूल का होगा। अब यहाँ पे 2 चीज आती है, मतलब रेड तो होगा लेकिन ये प्योर रेड नहीं है। क्यों? जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो ये इसके 4 ऑप्शन बनेंगे। पहला बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ये इसका जेनेटिक मेकअप बना। देखिए अब ये वाला पौधा है, ये प्योर रेड वाला है, यानी कि ये जेनेटिकल भी 2 वर्ड आते हैं, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। एक्चुअली मैं जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा अंदर नहीं ले जाना चाह रहा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको मैं दे रहा हूं, है ना। तो फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा है। भाई मान लो कि मेरा तो ये फिनोटाइपिक हुआ, अगर मेरी हाइट कम है या ज्यादा है तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर हुआ। मेरी आंखों का कलर अगर ब्लैक है या ब्लू है तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर हुआ, ठीक है ना। तो जो बाहर से दिखाई दे, लाल है, पीला है, हरा है, ऊंचा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, दैट इज द फिनोटाइपिक कैरेक्टर। और दूसरा क्या है? जीनोटाइपिक कैरेक्टर, जो दिखाई नहीं देता लेकिन जेनेटिक मेकअप में वो कंट्रोल्ड है, उसके जीन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये वाला जो पौधा होगा वो लाल फूल वाला होगा, ये भी लाल फूल वाला, ये लाल फूल वाला, लेकिन ये सफेद फूल वाला। लेकिन जीनोटिपिकली बात करें तो ये प्योर रेड है और ये प्योर व्हाइट है, लेकिन ये प्योर रेड नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें
व्हाइट वाला जीन अवेलेबल है अगली पीढ़ी में जाकर, जैसे वो वाला मैंने बताया था कि वो बच्चा 6 फीट का हो गया क्योंकि उसके दादाजी 6 फीट के थे, माता पिता 6 फीट के नहीं थे लेकिन उसके दादाजी 6 फीट के थे, इसलिए वो बच्चा 6 फीट का हो गया। तो ये इसके जो बच्चे आगे जाएंगे ये इसमें से, तो इसमें फिर आपको व्हाइट फूल वाला पौधा मिलेगा। यानी कि जो जीन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं और जब उनको मौका मिलता है एक्सप्रेस करने का, अपने कैरेक्टर्स को डालने का, उस पीढ़ी में, उस प्रोजेनी में, उस जनरेशन में उस कैरेक्टर को डाल देते हैं। ये चीज कितने को समझ में आई बताओ? नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ, लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है। बेसिक आइडिया, बहुत लंबा थोड़ी थोड़ी आई, एक और बार बताएंगे क्या? थोड़ी सी आई है समझ में। हाँ, तो एक आध उसमें क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छे से बता। ओके ओके सर, आप क्वेश्चन करिए कि मतलब और कैसे मैं इसको समझाऊं। मैं चाहता हूँ ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बेस बनेगा आगे की चीजों का। देखिए, ऐसा समझते हैं अपन कि कोई भी स्पीसीज है, किसी की बात करो, आम, पपीता, नींबू, है ना, या इंसान या जानवर, तो वो उसकी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है ना। अब जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें जो जेनेटिक मेकअप है उसका, जैसे कि एक मतलब उसको बेस्ट एग्जांपल लेते हैं इंसान का। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है ना ये चीज? तो 46 यानी कि 23 पेयर्स, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, ठीक है ना। इसको और सिंपल एकदम जो ज्वलंत मुद्दा भी चल रहा है उस पर समझाता हूं आपको। अब कैसे होते हैं? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाई। देखिए, मतलब ये 22 तो मेल और फीमेल में क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखो। और जो एक्स और एक्स वाई, यहां पर ये इसका सेक्स का डिटरमिनेशन होता है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। यदि फीमेल होगा तो एक्स एक्स होगा और मेल होगा तो एक्स वाई होगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, जब इनका जब जनरेशन आगे बढ़ेगी तो मान लो कि किसी बच्चे में 44 आएंगे, एक्स एक्स आया तो ये बच्चा फीमेल होगा, और अगर 44 एक्स वाई आया तो ये बच्चा मेल होगा। समझ गए? तो यानी कि माता पिता ने दोनों में गैमेट दिए और गैमेट से जो बच्चों का जन्म होता है, तो यहाँ पर अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम आ गया जिसमें यानी डबल एक्स हो गया तो ये फीमेल हो जाएगा, और अगर एक एक्स के साथ में वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई क्रोमोसोम है इसे रिस्पांसिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स, कि ये अगर मेल होगा, अगर वाई होगा तो मेल होगा, और अगर दोनों एक्स हो गए तो फीमेल हो गई। अब इसी चीज का फायदा उठाकर भी जेनेटिक डिजीज है उनके बारे में डिस्कवरी होती है, और उसको जैसे मैंने एग्जांपल आपको 3 क्लास पहले दिया था, हीमोफीलिया का एग्जांपल दिया। अब हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो मान लो कि सपोज अब कोई भी जीन होगा या तो एक्स पे होगा या वाई पे होगा। सामान्यतः मैक्सिमम जो बीमारी के जीन होते हैं वो एक्स पे होते हैं, वाई पे कम होते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आया ना? यानी अब उसको और डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं, और टिपिकल होती जाएंगी चीजें। इतना बेसिक समझ लो कि जो माता पिता की जो गुण है वो क्रोमोसोम के द्वारा अपनी पीढ़ियों में चले जाते हैं, बस उनके। अगर अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी पीढ़ी में चल जाए, 2 पीढ़ी पहले वाले भी आ सकते हैं, 2 पीढ़ी बाद में। कई बार ऐसा भी होता है कि चौथी पीढ़ी के मतलब यहाँ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में एक ऐसा कैरेक्टर आता है कि मान लो कि आंखें इसकी, मतलब इस बच्चे की आंखें ब्राउन हो गई। अब वो देख रहा है उसके माता फादर की, भाई हमारी तो दोनों की आंखें ब्राउन नहीं है और हमारे पिताजी की भी नहीं थी, 2 पीढ़ी में तो थी नहीं, लेकिन जब उन्होंने अध्ययन किया तो यहाँ इस वाली पीढ़ी में ब्राउन आंखें थी। तो इसका मतलब ये जो जीन है ब्राउन आंखों वाला, ये 3-4 पीढ़ी बाद आया है। तो ये कोई आवश्यक भी नहीं है कि पहली पीढ़ी में वो जीन एक्सप्रेस कर जाए अपने आप को, 2-3 पीढ़ियों के बाद भी एक्सप्रेस कर सकता है। अब क्या होता है जेनेटिक, ये तो हो गया सिंपल हाइब्रिडाइजेशन। अब होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? मान लो कि किसी का जेनेटिक मेकअप है और उसको अगर एनवायरनमेंट के द्वारा चेंज हो गया या रेडिएशन के द्वारा, यानी कि नेचुरली या आर्टिफिशियली, ऐसा समझ लो। यदि नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से यदि उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज होगा तो
म्यूटेशन होगा तो उसकी पीढ़ियों में डिफरेंस आ जाएगा। बेस्ट एग्जांपल इसका जापान का हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब गिरा था 1945 में, आज भी बच्चे वहां पर डिसेबल्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? उनके माँ बाप तो डिसेबल्ड नहीं थे, क्योंकि वो इतना हायर रेडिएशन था। उस हायर रेडिएशन ने उस समय की पॉपुलेशन को 60 से 70-80% को तो खत्म कर दिया था। मैक्सिमम लोग तो मर ही गए थे ना, और जो लोग बचे थे उस हायर रेडिएशन ने उनके जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेट कर दिया, और उसके कारण बच्चे आज भी डिसेबल पैदा हो रहे, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे। तो क्या हुआ? म्यूटेशन ने क्या किया? जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया रेडिएशन ने। दैट इज द, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। जब किसी भी स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल को नेचुरली या आर्टिफिशियली चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। क्लियर है? अब उससे क्या होगा? उससे कभी कभी ये म्यूटेशन बहुत बेनिफिशियल हो जाता है और कभी कभी ये बहुत नुकसानदायक हो जाता है। और एग्जांपल के तौर पे मान लो कि कोई स्पीसीज ऐसी जगह रह रही है जहां पर पानी की कमी है। अब इस समय इसको फुल 100 लीटर पानी चाहिए, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां बदल गई कि अब धीरे धीरे यहाँ पे पानी की मात्रा 90, 80, 70, 60, 50 लीटर तक आ गया। तो अब इस स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल में यदि इन्वायरमेंट के द्वारा ऐसा चेंज हो जाए कि ये 50 लीटर पानी पर भी जीवित रह सकती है, इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। कि भाई अगर आज मान लो घर में आटा पर्याप्त है तो हमने 5 चपाती खा ली, लेकिन दुर्भाग्य से कर्फ्यू लग गया और हम जा नहीं पाए, है ना, और 4 लोग हैं, 10 चपाती है, तो 2.5 चपाती खा रहे हैं ना, काम चल रहा है, एडेप्ट हो रहे हैं हम लोग, मर तो नहीं जाएंगे ना। 2-3 दिन 2.5 चपाती खा लें क्या हुआ? लेकिन अगर ये लंबे समय तक हो गया तो 2 कंडीशन होंगी, या तो 2.5 चपाती की हमारी कैपेसिटी रह जाएगी, एडॉप्ट हो जाएंगे, और या फिर खत्म हो जाएंगे। बात समझ गए? तो म्यूटेशन ये करता है कि कोई भी स्पीसीज के जेनेटिक मेकअप पे अटैक करता है और उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आते हैं, और वो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज उसके भविष्य को निर्धारण करते हैं। तो कई बार एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में ही कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अब अंदाज लगा ली, मान लो ये प्रक्रिया, अच्छा ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया 1 या 2 दिन में हो जाती है, इसमें हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल, 100 मोर 500 1000 2000। अब मान लो कि अंदाज लगाओ कि ये जो इनकी स्पीसीज थी 100 लीटर पानी में जिंदा होती थी, लेकिन 250 साल बाद में अब ये 50 लीटर में जिंदा हो रही है। तो इनके जो पूर्वज रहे होंगे और इनमें डिफरेंस तो आ ही गया ना, परमानेंट डिफरेंस आ गया, क्योंकि अब इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये 50 लीटर पानी में ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अब समझ में नहीं आया तो बताओ भाई, मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। इवोल्यूशन वही है। अभी और बताता हूँ, जैसे कि लंबे ऊंचे पेड़ हैं, कोई जानवर छोटा, जिराफ का एग्जांपल देते हैं हम लोग भाई। दो है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। भाई जब गांव में अगर आप लोगों ने किसी ने पानी देखा हो कुएं में, तो रस्सी से पानी महिलाएं खींचती थी, पुरुष खींचते थे, तो उस पत्थर पे निशान बन जाता था उस रस्सी का। धीरे धीरे खींचने से पत्थर घिस घिस के निशान बन जाता था। तो काय के कारण हो रहा है? रेगुलर उस पर अटैक हो रहा है पत्थर पे। तो यानी कि अगर कोई भी चीज रेगुलर होगी, तो मान लो कि एक जिराफ पहले छोटी गर्दन का हुआ करता था, लेकिन जहां पे जिराफ पाया जाता है वहां पर लंबे पेड़ थे, धीरे धीरे से गर्दन को उठाना शुरू किया तो उसकी गर्दन लंबी होने लगी। ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो शुरू में इस थ्योरी को सही मान लिया गया, बाद में मेंडल आया वो खारिज कर देने, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन समझने के लिए इवोल्यूशन की थ्योरी यही है। जैसे कि वही प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, या हमारे गुरु महाराज जब गीता पढ़ाते हैं उसमें बताते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि अभ्यास हेतु कौनते, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, तो अभ्यास करने से चीजें डेवलप होने लगेंगी। तो ये कहानी इवोल्यूशन की, कि अगर कोई चीज मान लो आपकी कैपेसिटी आज 4 घंटे की है, 4 घंटे बैठ के आप पढ़ सकते हो, आप डेली अभ्यास करो, एक दिन आएगा 6 घंटे एक साथ आप बैठ पाओगे, ये इवोल्यूशन हो जाएगा आपकी बॉडी में, ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। थोड़ी देर मान लो 8 घंटे भी हो सकती है, फिर 12 घंटे, और उसके बाद में 18 घंटे तक भी आपको पढ़ना पड़ेगा कभी कभी, तो ठीक है ना। एवोल्यूशन शुरुआत में कष्टदायक होता है, लेकिन बाद में बेनिफिट होता है। एडेप्टेशन बताया कि हाइब्रिडेशन हो गया। तो ये अब मुझे ये बताओ, ये
अभी इस टॉपिक से इसका रिलेशन नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेशन था, बेसिक चीजें आया समझ में क्या? कुछ हाना का जवाब दीजिए या अंगूठा दिखा दीजिए। चलिए आ रहा है तो अच्छी बात है। अब अपन टॉपिक से भटक गए। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ द इकोलॉजी पढ़ रहे थे ना, एडेप्टेशन पहला। अब एडेप्टेशन क्या के होते हैं वो लिख ले अपन। मॉर्फोलॉजिकल, मैंने टेक्निकल टर्म आपको एक साथ इसलिए बता दी कि अब आप थोड़ा फास्ट चल पाएंगे, है ना। मॉर्फोलॉजिकल, मान लो कि एक एग्जांपल मैंने आपको जिराफ का दे दिया था अभी, है ना, कि भाई जिराफ एग्जांपल लिख लेते हैं। जिराफ कि मान लो कि जब जिराफ पहला था तो पौधे लंबे थे, तो उसने गर्दन को उठाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी हो गई, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया। दूसरा है फिजियोलॉजिकल, वही कंडीशन मैंने आपको बताई कि भाई कम पानी में भी डेजर्ट के जो एनिमल होते हैं उनमें एडेप्टेशन हो जाता है, वो कम पानी में अपनी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन मछली को अगर डेजर्ट में डाल दो तो मर जाएगी। तो एडेप्टेशन उसमें फिजियोलॉजिकल हो गया, उसने अपनी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है बॉडी की उसको कर लिया। वही एग्जांपल बार बार को देते हैं अपन, ठीक है ना। तीसरा है बिहेवियर, इसको मैं पढ़ा चुका हूं आपको, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। देखना नोट्स में क्या था वो। हाइबरनेशन एस्टिवेशन, गर्मी अगर ज्यादा होगी तो अंदर छुप जाएगा, ठंड ज्यादा होगी तो अंदर छुप जाएगा, तो ये इसका बिहेवियर हो गया है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है ना, ठीक है ना, और स्लो चलें। चलो अब इसमें एग्जांपल समझ लो। आप डेजर्ट घूमने गए कभी? चलो नहीं गए हैं, कोई बात नहीं। आपने घर पे देखा होगा एक ओपेंसिया होता है, या ग्वार पाठा इसको बोलते हैं ना, एलोवेरा बोलते हैं, एलोवेरा बोलते हैं शायद। हाँ जी भैया, एलोवेरा। एलोवेरा, ग्वार पाठा, ओपेंसिया, नागफनी, तो ये डेजर्ट के प्लांट है। अब जिसको कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता। अब इनके पास दिक्कत क्या है कि डेजर्ट में पानी का इशू है। अब मान लो कि ये भी जैसे क्या होता है कि जिस शहर में बहुत ज्यादा लोग लूटने खसोटने गुंडे मवाली होते हैं, तो लोग अपने धन को छुपा के रखते हैं, गाड़ियों छोटी खरीदते हैं, कपड़े भी हल्के पहनते हैं। पता नहीं किसकी नजर पड़ जाए। पहले के जमाने में कुछ एरिया में डकैत हुआ करते थे, तो शाम को 6 बजे के बाद में गांव के जो लोग थे घर पे बिल्कुल ताला लगा के अंधेरा करके रहने लगते थे। पता नहीं रात में कौन डाकू आ जाए, सारा हमारा धन को हड़प ले जाए। आप समझ गए, मतलब दिखावा नहीं करते थे। तो जहां भी इनसिक्योरिटी रहती वहां भी दिखाने, तो पता लगा किसका रात में फोन आ गया कि 10 करोड़ रुपए लेके आ जाओ, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। तो ये कंडीशन इनके साथ, गरीबों के साथ में, कि इनके साथ दिक्कत ये है कि इतना टेम्परेचर है भाई 45 से लेकर 55 डिग्री, और अगर अपनी पूरी बॉडी पार्ट को खोल कर रखेंगे, कौन? ये डेजर्ट प्लांट, तो सारा पानी कहां चला जाएगा? ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा पूरा पानी, मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया कि अपनी लीव्स है ना, उसने तो क्या किया कि जो लीव्स में होता है एक स्टोमेटा, समझ लो इसको थोड़ा सा, लीफ में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से पानी का आवागमन होता है। जो ज्यादा पानी होता है तो निकल जाता है इससे। अब अगर लीफ, तो इन्होंने कई लोगों ने क्या किया, इसका एक बर्ड है, इसका नाम है सकन स्टोमेटा। मतलब इन्होंने अपने जो स्टोमेटा को ऐसे गड्ढे में कर दिया, उसको ऐसे मतलब बहुत छोटा स्टोमेटा कर लिया ताकि पानी बाहर नहीं निकले एक चीज को। उससे भी काम नहीं चला, तो कुछ लोगों ने बोला नहीं हटा, तो कई लोगों ने क्या किया, लीव्स को हटा दिया, यानी कि इसमें लीव्स खत्म हो गई, लीव्स को हटा दी, क्योंकि जितना बॉडी पार्ट ओपन रहेगा हाई टेम्परेचर में उतना पानी खत्म हो जाएगा, तो पानी बचाना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब भैया लीव चली गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? अब मान लो कि घर पे मम्मा अगर नाना के चली गई तो खाना कौन बनाएगा? पापा को बनाना पड़ेगा ना, या हमको बनाना पड़ेगा। तो कोई कंडीशन क्या है, तो फिर जब लीव चली गई माई से अपनी, तो जो स्टेम होता है इनका, बोले भैया ठीक है, वो मायके चली गई तो खाना तो हम बनाएंगे। तो स्टेम क्या करता है, स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। कौन? स्टेम। यानी कि और लीफ करती क्या है, वो किसमें बदल जाती है, वो थ्रोन में बदल जाती है। आपने देखा होगा जितने भी ये जो प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट होते हैं,
उसमें आप हाथ लगाएंगे तो आपको कांटे नजर आएंगे, छोटे 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 छोटे। वो कांटे क्या है बेसिकली, ओरिजिनली वो लीव्स है, लीव्स। और लीव्स कांटों बदल गई क्योंकि भाई जितना सरफेस एरिया होगा, सिद्धांत ये है कि जितना सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी पानी जाएगा। तो लीव तो कन्वर्ट होगी किसमें, थ्रोन में, कांटों में। और इनका जो स्टेम है वो स्टेम हो गया फ्लैसी, मतलब उसने मटेरियल को सोख के इस टाइप से, आपने देखा होगा ग्वार पाटा ऐसा रहता है। ग्वार पाटा जो आप देखते हैं ना लगा रहता है, ग्वार पाटा बेसिकली वो स्टेम है, नॉट लीव। लीव तो उसके ऊपर छोटे 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 कांटे रहते हैं, वो है। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। सामान्यतः लीव का काम है फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना, लेकिन जो जीरोफाइट प्लांट, डेजर्ट प्लांट का नाम है जीरोफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसमें क्वेश्चन फंसता रहता है और टेक्निकल और बेसिक चीज है, समझ लो अच्छे। जीरोफाइट या डेजर्ट प्लांट एग्जांपल है, इसमें ओपेनसिया या ग्वारपाटा एलोवेरा जो भी है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि इनके साथ स्कैरसिटी होती है किसकी, पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण क्या करते हैं ये, या तो नंबर एक चीज लीव्स को हटा देते हैं, तो लीव्स कन्वर्ट किसमें हो जाती है, कांटों में, नंबर एक। नंबर दो, जो स्टेम होता है वो फ्लैसी हो जाता है, और फ्लैसी स्टेम काय का काम करता है, वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। नंबर दो चीज, नंबर दो चीज, तीन चीज, यदि अगर लीव्स नहीं हटाई उन्होंने तो इनका जो लीव्स का जो स्टोमेटा है वो साकर स्टोमेटा हो गया, धसा हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा एकदम आर पार नहीं दिखे, हल्का सा रहेगा ताकि पानी कम से कम उड़े। चौथा, इनके शरीर के ऊपर एक परत होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। एक प्लास्टिक के जो पॉलीथीन होती है ना, इस टाइप की एक लेयर रहती है, वो पानी को एवेपोरेट करने से रोकती है, मतलब पानी को ट्रांसपीरेशन का रोक देती है, क्योंकि उसमें ढक दिया पानी। समझ गए ना। दूसरा, ये लाइफ साइकिल भी थोड़ा सा फास्ट रहती है, जल्दी से खत्म करके अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। तो ये एडेप्टेशन डेवलप हो जाते हैं किसके कारण, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो हाई टेम्परेचर है, पानी कम है। फिर इनका जो रूट सिस्टम है, अब देखो भाई, जब घर में अगर रोजगार के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है ना, तो इसमें क्या है कि रूट है ना, वो रूट बहुत नीचे तक 300-400 फीट तक चली जाती है। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पानी की तलाश में जाती है। तो जीरोफिटिक प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पानी की स्कैरसिटी, पानी खोजते खोजते नीचे चली जाती है। इनका स्टेम कन्वर्ट हो जाता है लीव में, मतलब लीव जैसा फ्लैसी हो जाता है, वो काम करता है फोटोसिंथेसिस का। लीव कन्वर्ट हो जाती है किसमें, थ्रोन में, यानी कांटों में, टेंटिकल्स में, और इसके ऊपर एक क्यूटिकल की परत जम जाती है। ये सब प्रपंच काहे के लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी बचाने के लिए, कि कम पानी में भी हमारी जिंदगी चल जाए। समझ में आ गया क्या, नहीं आए तो बताओ, फटाफट आगे बढ़ते नहीं। अरे कोई कुछ बोल ही रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं पढ़ा रहा मैं ना। आया नहीं आया, समझ आया भैया, आ गया। चलो, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको ये कॉपी घर पलटने नहीं पड़े हैं, सब याद हो जाए, ऐसा प्रयास करता हूँ मैं। आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट क्लास में सारी चीजें याद हो जाए, और सबसे कि आप 100% कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब इसको बोलते हैं ना कि तन और मन दोनों से ही बैठे अपनी क्लास में। कई लोग तन से तो बैठते हैं, लेकिन मन से कहीं दूसरी जगह रहते हैं। कई लोग भाई और हमारी दीदी है, भाई और दीदी है, बहुत सारे कैमरा बंद करके रहते हैं ताकि भैया को पता ही चले कि हम गेम खेल रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं। खैर, तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने डेजर्ट वाला, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। जो कोल्ड एरिया के जो मैमल्स होते हैं, उनके जो ईयर होते हैं ना, लिख लेना इसको भाई, इंपॉर्टेंट है। ठंडे प्रदेशों के जो मैमल्स होते हैं, उनके कान और लिम्स, मतलब हाथ पैर छोटे होते हैं, शॉर्टर होते हैं, और इसको बोलते हैं एलन इफेक्ट। एलन्स इफेक्ट क्यों करते हैं ऐसा भाई, ठंडा तो एरिया है, मैंने बताया था ना, जितना बॉडी पार्ट ओपन रहेगा, तो ये छोटे कान है, तो इनसे हीट ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द हीट ट्रांसमिशन। छोटे कान है, छोटे हाथ और पैर रखते हैं,
ठंडे एरिया के जितने मैमल्स में एक्टिव हो, कारण कि इनका जो हीट ट्रांसफर कम हो, बॉडी के अंदर हीट बनी रहे, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एलन्स इफेक्ट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आपने सबने हाथी देखा होगा ना? हाँ सर। हाथ किसी ने हाथ टच करके देखा हाथी? जी सर। अच्छा तो बताइए मुझे, हाथी को जो पसीना आता है वो कब आता है ज्यादा, सुबह के दोपहर में कि शाम को? सर पसीना तो नहीं देखा है, बस ऐसे जब रोड शो पे आया तब देखा है मैंने। अच्छा बताओ, कोई भी बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, हाथी के जो कान होते हैं इतने बड़े बड़े कान क्यों होते हैं? वो दिन भर हिलाता रहता पंख की तरह। हाथी को पसीना नहीं आता भाई, ध्यान रखना। तो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कान ही है उसके, दिन भर हिलाता रहता है, और जिसके कारण इसका टेम्परेचर बाहर निकलता रहता है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा इसकी स्किन बहुत हार्ड स्किन होती है भाई, उसमें पसीने निकलने की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल बहुत हार्ड स्किन होती है, बहुत हार्ड स्किन होती है, तो उसमें पसीना नहीं आता, जिसके कारण इसके भगवान ने कान दिए हैं लंबे, बड़े लंबे चौड़े, और इन कानों को दिन भर पंखे की तरह हिलाता रहता है, जिसके कारण हीट को ये बाहर निकालता है। एक चीज और मैं पहले बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, हमारा जो डॉगी होता है ना, डॉगी, वो उसकी जो टंग होती है ना, वो दिन भर दोपहर में आपने देखा वो बाहर निकाल के करता रहता है, ऐसा ना, वो क्या करता है, वो भी यही काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि डॉगी को पसंद नहीं आते, इससे जोड़ मत लेना, लेकिन वो भी, मतलब जो कुत्ता होता है वो भी अपनी जीभ से टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी के हाई टेम्परेचर को जीभ के द्वारा बाहर निकालता है। ऐसे ही हाथी अपने लंबे कानों से, बड़े कानों से हीट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना? एक टर्म आता है, देखो एक और मैं दो तीन चीजें बता देता हूं आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाइपो, हाइपर, हाइपो का मतलब क्या हुआ? अरे थायराइड वाले, कई लोगों को थायराइड होती है, उनको बोलते हैं ना हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म हो जाती है, या वो शुगर का ही बोलते हैं, है ना? तो हाइपो का मतलब लेस, और हाइपर मतलब मोर, ये टर्म है। हाइपो कहीं भी लग गया, कहीं भी लग गया, हाइपो मतलब कम है, ध्यान रखना, और कहीं भी हाइपर लग गया मतलब ज्यादा है। तो एक वर्ड, फिर थर्मल वर्ड आता है, थर्मल वर्ड काय के लिए है? टेम्परेचर के, कहीं भी थर्मल वर्ड आता है, इट मींस डिनोट टेम्परेचर। तो एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं हाइपर थर्मोफाइल। अब इसका मतलब समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा, लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है आर्ची बैक्टीरिया, ये मैं कथा नहीं सुना रहा आपको, यूपीएससी 2023 का पेपर में देख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। ठीक है, अब एग्जैक्ट वही इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये हो गया अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिनके कारण एडेप्टेशन और रिवोल्यूशन चल रहा है अपने। यहां तक समझ? आज की क्लास मैंने शुरू में बोल दिया थोड़ी सी कठिन है भाई, और अभी दो क्लास, अगली क्लास भी कठिन रहेगी, उसके बाद फिर बहुत इंटरेस्टिंग और आसान हो जाएगी। दो क्लास कठिन आज की, और नेक्स्ट क्लास भी थोड़ी टफ रहेगी, है इंटरेस्टिंग लेकिन, और मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि आपको हंसी मजाक में पढ़ाऊं, ताकि मतलब ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं है। अब देखो फिजियोलॉजी में, और आज इसलिए थोड़ी स्पीड भी मेरी कम ही चल रही है, इसी चक्कर में थोड़ा सा टॉपिक है ही ऐसा। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, चार धाम की यात्रा पे आप लोग कोई गया होगा, या मदर फादर गए होंगे, तो आपने देखा होगा जब हम हिली एरिया में जाते हैं
तो हमको लैक ऑफ ऑक्सीजन का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हमको दम घुटता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिन अगर वहां रहते हैं 7-8 दिन बाद, तो हमारी बॉडी उसको एडॉप्ट कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंट एडॉप्ट कर लेती है। एक आपने देखा होगा जो हिली एरिया या हिली रीजन के जो ह्यूमन है, और हम लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, मतलब तो दोनों की आरबीसी का जब स्टडी की गई, आरबीसी जानते हो ना, ब्लड में पाई जाती है रेड ब्लड कार्पसल्स, जो हीमोग्लोबिन रखती है और ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को सब सारा किसी के माथे पूरा बॉडी का सिस्टम पर्टिकुलर ब्लड का रिलेटेड। तो क्या हुआ इसमें आरबीसी जब इनका अध्ययन किया गया, तो जो पहाड़ों पे रहने वाले मनुष्य हैं उनकी आरबीसी का साइज बड़ा होता है, और प्लेन जो हम लोग रहते हैं उनकी हमारी आरबीसी का साइज स्मॉल होता है। क्योंकि ये तो 12 महीने हिली एरिया पर रहते हैं, हिली एरिया पर रहने के कारण इनके यहाँ ऑक्सीजन का लेवल कंपैरेटिवली कम है। तो ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो जिसके कारण इनको आरबीसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, तो धीरे धीरे इनकी आरबीसी की साइज बड़ी हो गई। तो ये तो हो गया परमानेंट चेंज। लेकिन हम तो 4 धाम की यात्रा केवल 7 दिन के लिए गए थे ना, कोई परमानेंट बसने थोड़ी गए। तो ये जो हमको पहले दिन जितनी दिक्कत आती है, 2-3 दिन बाद हम उस चीज को एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लो दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जयपुर है एक बड़ा डेस्टिनेशन है फॉरेनर्स के लिए, तो मई जून में भी यूरोपियन कंट्री के अंग्रेज लोग आते हैं। अब जो आदमी 4 से और 18 डिग्री टेम्परेचर में जीवन में रहा है, सफेद चमड़ी हो गई उसके कारण, और उसके बाद सीधा पहुंच गया 39 डिग्री में, तो उनकी हालत खराब हो जाती है पहले दिन। लेकिन 7 दिन बाद वो मस्त घूमते रहते हैं। तो इट मींस क्या हुआ कि उनकी बॉडी ने उसको टेम्परेरी रूप से एडॉप्ट कर लिया, परमानेंट रूप से नहीं किया है, टेम्परेरी रूप से। और परमानेंट क्या हुआ था, जो हिली मैन है, जो पहाड़ी लोग हैं, उनकी आरबीसी साइज है परमानेंट चेंज। बात समझ में आ रही है ना आपको, कि जो हमारी बॉडी है वो कुछ अब और दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो कि आप अपने ऑफिस में घर में बैठे और एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है अभी गर्मी के महीने में बहुत तेज, तो आपको 10 मिनट तक तो बहुत तेज गर्मी लगेगी, फिर धीरे धीरे आपको ठीक लगने लगेगा। मतलब हमारी बॉडी ने उसको शॉर्ट टर्म के लिए अडॉप्ट कर लिया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं तुम्हें फिजियोलॉजिकल में, कि स्मॉल चेंज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है ना, और जो लॉन्ग चेंज होते हैं उसके लिए तो फिर आपको वहीं पे अडॉप्ट होना ही पड़ेगा। तो ये कहलाएगा फिजियोलॉजिकल। देखो कहीं भी अगर मामला नहीं समझ में आ रहा है तो तत्काल रोक देना मेरे को, क्योंकि स्टेशन निकलने के बाद में ट्रेन पीछे नहीं जाती है पता है ना। अगर आपका डेस्टिनेशन निकल गया तो आप तो कहते हैं मुझे तो भाई नागदा उतरना था, आपको आप भोपाल आ गया, वैसे नहीं चलेगा है, जहां उतरना है वो बता देना। चलिए अगला है बिहेवियर चेंज। मैं थोड़े आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ फिर में, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों यूपीएससी वाला भी इसी टाइप की चीजों में घुस रहा है। पहले नहीं क्वेश्चन आते थे ऐसे इतने डीप में, तो इतना डीप पढ़ाते भी नहीं थे, लेकिन अब 2-3-4 साल से 2018 के बाद से पता नहीं उसको क्या हो गया है, तो थोड़ा जा रहा है वो, इसलिए हमको सब्जेक्ट में थोड़ा सा डीप जाना पड़ रहा है। बिहेवियर चेंज में एक डेजर्ट लिजार्ड होती है, आपको मैंने बताया था एक दिन। एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पढ़ा चुका हूं मैं, और एक होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि ठंडे खून वाले और गर्म खून वाले। मैंने बताया था कि हाँ ठंडे खून वाले होते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर या ब्लड का टेम्परेचर इन्वायरमेंट से डिटरमाइन होता है, यानी कि अगर ठंडक हो रही है तो उनका ठंडा हो जाएगा खून, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी आएगी। लेकिन जो वार्म ब्लडेड जैसे कि ह्यूमन है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। भाई टेम्परेचर 49 डिग्री होगा तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 49 डिग्री नहीं होगा, नहीं तो निपट जाएंगे हम लोग, तत्काल प्रोटीन का जमना शुरू हो जाएगा, इस लोक से सुख भोग का स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगी। तो डेजर्ट लिजार्ड क्या करती है, इसके साथ बड़ी समस्या है। इसका बॉडी का टेम्परेचर जब कम होता है तो ये सन बाथ लेती है मस्त, जैसे विदेशी लेते हैं ना, ऐसे ये रेगिस्तान में अपना सनबाथ लेती है, क्योंकि उसको मालूम है कि रात में रेत ठंडी हो जाती है, तो ये दिन में सनबाथ लेकर टेम्परेचर मेंटेन कर ली, क्योंकि रात में जैसी ठंडक बढ़ेगी ये इसने हीट को कंजर्व कर लिया है, तो रात में वो ठंड से बच जाती है। और जब सनबाथ लेती है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो शैडो वाला एरिया में चली जाती है जहां पर छाया है।
बात समझ गए? मेरा मतलब सीधा सा ये है, कोई भी एनिमल हो, कोई भी ह्यूमन हो, अपना बिहेवियर चेंज करता है डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सिंपल सा फंडा, बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सिंपल सी बात है, आपको भी क्लास में बिठाए 2 घंटे तक पानी नहीं पिए तो मैं बोल दूं कोई भी बोतल का हाथ में लगाएगा, क्या करो, कैमरा उठा के भाग जाओगे ना भी, किचन में बोतल लेके आ जाओगे। चलिए, अब इम्पोर्टेंट एक हमारे प्राणी है, इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, थोड़ा इसके बारे में जान लें, इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। हेलोफाइट्स एक प्लांट की बिरादरी है, हेलोफाइट्स, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। आज अपन इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेंगे ना। क्या करते हैं ये? कुछ नहीं करते बेचारे, परेशान है जिंदगी से। ये हाई साल्टेड एरिया में उगते हैं। एग्जाम्पल इसका है मैंग्रोव, इसको डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगा। मैंग्रोव हाई साल्ट एरिया में। अब मान लो कि मम्मी ने दाल बनाई, आपको आपकी दाल में 3 चम्मच नमक डाल दिया, है ना, फिर क्या करोगे? या तो मम्मी से बहस करोगे या दाल को छोड़ोगे तो दही से खाना खाऊंगा, मतलब बहुत साल्ट है। लेकिन अब इनकी जिंदगी में तो नमक ही नमक है, क्योंकि पाए ऐसी जगह जाते हैं, इनकी जो स्टेब्लिशमेंट है वो ऐसी जगह है कि वहां पर हाई साल्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो भाई मरता क्या ना करता, अपने हिसाब से इसने अपने जीवन को मॉडिफाइड कर लिया है। वो मॉडिफिकेशंस पे अक्सर हर एग्जाम में साल 2 साल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए पर्टिकुलर इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो नाम से पता चल रहा है हेलोफाइट्स यानी कि हाई साल्टेड एरिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका मैंग्रोव है। अब इसका पहला है रूट सिस्टम में क्या क्या चेंज कर रहे हैं ये वो बता रहे हैं ना। अच्छा, एक घंटा हो गया ना, तो अपन नियम के हिसाब से 2 मिनट का पानी पीने का ब्रेक ले सकते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट का, नॉट मोर देन दैट। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पानी attendance आपकी अटेंडेंस लिंक आ गई है, अटेंडेंस मार्क कर दो। स्टार्ट कर रहे हैं फिर अपन, है ना। चलिए आ जाइए सब लोग वापस फटाफट। तो इसमें हेलोफाइट जो होते हैं
इनमें 2-3 तरह का रूट सिस्टम होता है। क्वेश्चन अभी तक एक ही पे आता रहता है और उसी पे ज्यादा आता है, लेकिन तीनों हम पढ़ेंगे। पहला है क्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, ये इसी पे क्वेश्चन आता रहता है, न्यू मेटाफोर। देखिए क्या होता है, क्योंकि हाई साल्ट है। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर रूट के लिए अभी मैंने, अच्छा हाँ मार के भैया, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कल, आपने उसका आंसर ढूंढ कर आए क्या? मैं भूल गया। कल आप होती है ना, ठीक है चलो। तो अब क्या पूछा कि भाई ये हाई साल्ट एरिया में पाए जाते हैं, तो जब हाई साल्ट एरिया होगा तो उस एरिया में मैंग्रोव जहां मिलते हैं तो उनको रूट ऑक्सीजन का इशू रहता है, तो ये दुनिया भर के प्रपंच करते हैं। तो पहली होती है क्रॉप रूट। ये क्या करते हैं, जैसे अपने ये प्लांट हुआ तो उसके हॉरिजॉन्टली निकालते रहते हैं। तो ये पहली क्रॉप रूट है, इसमें लिख लो कि स्टेम से हॉरिजॉन्टली निकालते हैं, ब्रांच से, स्टेम और ब्रांच से हॉरिजॉन्टल निकालते हैं। एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है बस। ये स्टिल, ये सब ऐसी है। दूसरे स्टिल रूट में क्या करते हैं, यहां से जाकर सीधा अंदर पानी के अंदर डीप वाटर में भेज देते हैं अपने रूट को, है ना। मेन इंपॉर्टेंट है न्यू मेटाफोर, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अभी तक आई है और ये आएगी। इसका एक फोटो में बनाता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ये क्या करती है, ये तो प्लांट हो गया हमारा, है ना, और ये मार्स एरिया। तो यहाँ तो इसका रूट सिस्टम चल रहा है। यहाँ से क्या करता है, ये खूंटे जैसे निकलते रहते हैं, छोटी छोटी छोटी। यहाँ पे ये छेद होता है, इसको बोलते हैं न्यू मेटाफोर। बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यू मेटाफोर। ये रूट है इसकी, तो इसको छेद बना हुआ है। दो भाई ऑक्सीजन दो, हम तो नहीं तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और ये दो प्लांट के एग्जांपल लिख लेना इसमें, हेलोफाइट्स में। एक तो राइजोफोरा, RHIJOPH। दूसरा है एविसेनिया। ये राइजोफोरा ही पूछा जाता है मैक्सिमम, लेकिन एविसेनिया भी लिख लो। न्यू मेटाफोर पाया जाता है इसमें। इसमें दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका ऑक्सीजन का और एक है इसका जर्मिनेशन का, वो भी बता रहा हूँ। तो करते क्या है न्यू मेटाफोर में, कुछ नहीं है, ये अपनी रूट्स को जमीन से, जो मार्सी एरिया है यहाँ पे दलदल जहाँ पाया जाता है, वहां से दोबारा ये निकाल देती है ऊपर, और इनको ऊपर एक छेद रहता है और इसके द्वारा ये गैस का एक्सचेंज करते हैं और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया इनका। दूसरा एक इश्यू है इनके साथ में जर्मिनेशन का। इनमें बीबी पेरी जर्मिनेशन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना भाई। मुझे नहीं पता कौन सी एग्जाम में कब आएगा, लेकिन आएगा ये कंफर्म है। स्टेट पीएससी नहीं पूछेगा तो स्टेट पीएससी पूछेगा, स्टेट पीएससी नहीं पूछेगा तो कोई दूसरा पूछेगा, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। अब इनके साथ दिक्कत क्या है, देखो भाई क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि ये प्लांट यही है हेलोफाइट में। अब यहाँ पे इसका फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है। अब मान लो फ्रूट टूट के गिर गया और यहाँ गिर गया मान लो, तो यहाँ तो स्लैन है ना, जर्मिनेट ही नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर तो ये इनकी जिंदगी बर्बाद है ना, फिर तो इनका कुछ हो ही नहीं सकता, इनकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, इनकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, प्रकृति ने कुछ व्यवस्था है सबके लिए। ये क्या करते हैं भाई साहब, ये भाई साहब क्या करते हैं, इनका जो फल लगा है उसी में फल का यहाँ पे जो बीज है यहाँ पे जर्मिनेट हो जाता है। मतलब पौधे के अंदर जो प्लांट में फ्रूट लगा है और फ्रूट के अंदर जो बीज है वो यहाँ लगा हुआ है, अभी लग गई और वो जर्मिनेट हो गया। यानी कि वो छोटा टिनी प्लांट वहां पौधे के ऊपर ही बन गया है, और बाद में जैसे मौका मिलेगा यहाँ टूट के गिरेगा तो सीधा सीधा प्लांट ही बनेगा।
मतलब उस बीज को यहाँ जर्मिनेशन करने के लिए सलाइन से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ गए ना? दोबारा बताऊं क्या हुआ इसमें कि भाई नीचे तो बहुत सलाइन है, बहुत स्थिति खराब है, तो इनका जो ये ब्रांच है, ब्रांच पे इसका फ्रूट लगा, फ्रूट के अंदर सीड है। तो सीड सामान्यतः क्या होता है कि जब सीड जमीन पे गिरता है तो वो जर्मिनेट कर रहे होते हैं, पौधा बनता है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता है। इनके केस में पौधे पे, प्लांट पे लगे हुए फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो जाता है वहीं पे, यानी नन्हा पौधा पौधे के ऊपर ही लग गया। तभी तो उसको बीबी पेरी बोल रहे हो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्यों, इसलिए है। और जैसे ही ये फ्रूट नीचे जमीन पे गिरेगा तो 4-5 मान लीजिए फ्रूट गिरा तो इसमें ऑलरेडी 4-5 पौधे थे, तो ये फिर अपना ग्रोथ करते रहते, ऐसे इनकी जिंदगी चलती रहती। तो मतलब वो सीड को जर्मिनेशन के लिए जमीन पे आके और माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं होती। अब यहीं पे इनका स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है, अभी स्ट्रगल बहुत है। अब चारों तरफ बहुत सलाइन है, तो सलाइन होने के कारण इनका जो टिश्यू पार्टीशनिंग होता है, टिश्यू पार्टीशनिंग, इसमें ये टर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना, लिख लो, केवल रटना नहीं है, समझ में आ जाएगा। मैं बताऊं क्या माजरा क्या है। क्या होता है, इनकी जो सीड, जो साल्ट है, तो साल्ट पे जमा होते हैं, तो सबसे ज्यादा इनके साल्ट जमा कहाँ होते हैं? लीव्स में। तो लीव्स में ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जो साल्ट को रिमूव करते रहते हैं, रिमूवल ऑफ द साल्ट। ठीक है ना? तो वैसे टिश्यू पाए जाते हैं, लीव में थोड़ा ज्यादा होता है। सभी बॉडी पार्ट से वो इसको साल्ट को रिमूव करते रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं टिश्यू पार्टीशनिंग। कई बार क्या करते हैं कि जब लीव्स में बहुत सारा साल्ट जमा हो जाता है तो लीव को तोड़ के खत्म कर देते हैं, यानी रिमूवल ऑफ द लीव। लिख लो इनकी तरफ, रिमूवल ऑफ द लीव। जब मान लो कि अब कंट्रोल से बाहर हो रही है स्थिति, संभाले नहीं संभल रही है, क्योंकि साल्ट अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, साल्ट का इम्पैक्ट क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, तो फिर इनका पूरा बॉडी का सिस्टम बदल जाएगा। तो ये लीफ को ही काट के फेंक देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। इतने परेशान हैं, और हम लोग केवल यूपीएससी तैयारी में ही परेशान हो रहे हैं। इनके साथ तो बहुत दिक्कत है, देखो, है ना? मतलब ऐसा नहीं जीवन में तनाव, देखो मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि हर आदमी तनाव में, बस तनाव का प्रकार अलग अलग है ना? तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। कुछ आवाज तो आई लेकिन समझ नहीं। किसी ने कुछ पूछा क्या? एक काम और कर लेते हैं, अल्टरनेट बोले भाई साहब इतने अभाव जी रहे हैं, हर साल फूल उगा के क्या करेंगे, एक साल छोड़ के एक साल कर लेते हैं, कम एनर्जी लगेगी। तो ये अल्टरनेटिव फ्लावरिंग भी कर लेते हैं, मतलब अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं। सीधी बात ये, साल्टी एरिया में रहने के लिए। तो ये 4-5 बेसिक इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि इसमें अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक पता है क्या? बता सकते हो कि क्या है? क्या पढ़ गए? हेलोफाइट, फीचर्स ऑफ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट नहीं, ऊपर जाइए। शुरुआत में क्या टॉपिक, क्या स्टार्ट क्या किया आज मैंने? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। मैं तो सोच रहा था क्या होता है जब वो कथा चलती है ना, तो कथा में अपने डूब जाते हैं, ये नहीं मालूम चलता कि राम जी की चल रही है, कृष्ण जी की चल रही है। तो वही टॉपिक तो पता होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, अब अगला है वेरिएशंस। समझ में आ रहा है ना भैया दीदी, सब लोग समझ रहे हैं ना? आ रहा है। चलिए ठीक है। वेरिएशंस में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, म्यूटेशंस के कारण हो रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, तो उसको अब रिपीट नहीं करूंगा, है ना? हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, वो छोड़ लिखिए, वेरिएशन लिख लेना केवल, उसमें कुछ है नहीं, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब एक वर्ड लिखिए, स्पेशलाइजेशन।
स्पेसिएशन कह सकते हैं इसको सही भाषा में। प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज फॉर्म, मतलब पूरा ऐसा प्रोसेस जिसके कारण नई स्पीसीज बनती है। Speciation process by which new एक होता है एवोल्यूशन। evolution मैकेनिज्म, बाई स्पेसिएशन ऑकर्स। मतलब इवोल्यूशन क्या है कि इवोल्यूशन में ये है कि ऐसी मैकेनिज्म जिससे स्पेसिएशन होता है, और स्पेसिएशन क्या है, जिससे नई प्रजाति बनती है। यानी कि ऐसे समझ लें कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बन रही है, उसी को हम इवोल्यूशन कह रहे हैं। भाई प्रोसेस स्पेसिएशन क्या है, जिससे स्पीसीज बन रही है, प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज फॉर्म। और दूसरा क्या है, कौन से मैकेनिज्म से नई स्पीसीज बन रही है, इवोल्यूशन से। एग्जांपल मैंने आपको 2-3 बता ही चुके अभी, है ना। कोई गर्दन उसकी लंबी हो रही थी, है ना, किसी को पानी कम लग रहा था, वो सब प्रोसेस इवोल्यूशन में। मैंने इसलिए पहले आपको ये सब चीजें बता दी थी। अब थोड़ा थोड़ा इसका एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन कभी कभी इसको पूछ लेना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे इसको मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा देता हूं आपको, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक परिवार था एक गांव में, और उस अंकल जी के 2 लड़के थे। एक लड़का ए था और एक मतलब बी, मतलब इसका भी परिवार था, इसका भी परिवार। अब इसको हायर जॉब लग गई और ये बड़ी मेट्रो सिटी में चला गया। और ये हमारा दूसरा भैया पढ़ा लिखा नहीं था, उसने बोला मैं तो पापा के साथ में खेती करूंगा, ये फार्मर रह गया। ठीक है, अब ये मेट्रो सिटी में चला गया, बड़ा अधिकारी भी बन गया। फिर इसके जनरेशन आई, तो ये 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और 3 जनरेशन। इसकी भी जनरेशन आई, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन। इसका कोई डेवलपमेंट हुआ, ये खेती में चलता रहा और ये अपना आगे बढ़ता। जब यहाँ पे बात करते हैं तो ये जनरेशन और इस जनरेशन के कैरेक्टर्स में आपको क्या लगेगा, यहाँ के दादाजी ने संस्कार दिए थे वो बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे ना। क्योंकि ये जो जनरेशन जो मेट्रो में रही है, मतलब 3 जनरेशन के बाद में, अब हो सकता है वो विदेश में चलेगी। अब इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनका बोलना चालना, इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। ये जो इस परिवार है इसका लाइफस्टाइल अलग होगा। दोनों के बीच में एक बैरियर आ गया फिजिकली। तो आगे जाके ये दोनों खानदान एक जमाने में एक ही परिवार से निकले थे, लेकिन दोनों का पूरा सिस्टम बदल गया। समझ गए। तो ऐसा ही स्पीसीज में होता है। अब यहाँ पे ये नहीं करा कि वो नई नई स्पीसीज बन गई, स्पीसीज तो नहीं बनेंगी, दोनों इंसान ही रहे ना, लेकिन दोनों का पूरा लाइफ स्टाइल बदल गया। अब ये पूरा मॉडर्न कल्चर में, तथाकथित मॉडर्न, है ना, मतलब वही अंग्रेजों जैसे रहता है, और ये अपना अपना जैसे प्योर भारतीय रहते हैं। तो दोनों का सब कुछ बदल गया। तो एक बैरियर रहा कंडीशंस का इम्पैक्ट। इसका एग्जाम्पल लिखो जो एग्जाम में आ सकता है। ये मैंने केवल समझाने की दृष्टि से बताया आपको, अब आपको समझ में आ जाए। एक बर्ड और आता है, वो टर्न करेगा इन ब्रीडिंग। अभी जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन क्रॉस बताया था, तो मान लो कि कोई स्पीसीज है, मान लो कि एक लॉयन है, तो इस लॉयन का क्रॉस होगा, तो लॉयन जो जन्म लेगा तो ये इनब्रीडिंग कहलाएगा। यानी कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से अपनी
नई संतान को जन्म देती है, तो इनब्रीडिंग कहलाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल बैरियर्स के कारण एक स्पीसीज वो सेम स्पीसीज थी, वो दूसरी स्पीसीज का इनब्रीडिंग नहीं हो पाता है, और इसका जो इनब्रीड होगा वो दूसरी स्पीसीज होगा। तो जो जन्म देने वाली संतान है दोनों के कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ उसी एग्जांपल में, तो ये इनब्रीडिंग वाला टर्मिनोलॉजी आने वाली है उसमें। मसाई जिराफ लिख लो, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ये जियोग्राफिकली सेपरेट हो गए एक जमाने में। ये जियोगोरी रिफ्ट है, कहां पर है? तस्मानिया और कीनिया में, तंजानिया और कीनिया, सॉरी कीनिया तंजानिया, कीनिया और तंजानिया में ये जियोगोरी रिफ्ट है या रिफ्ट है, सॉरी। तो ये क्या हुआ, इसमें मसाई जिराफ, ये ऐसी रिफ्ट इस टाइप से बनी है। तो इसके कारण वही मैंने बताया कि जो एक ग्रुप इसका मसाई जिराफ का इधर रह गया और एक ग्रुप इधर रह गया। अब ये इतना ज्योग्राफिकल बैरियर है कि ये सदियों गुजर गए, इनको ये आपस में कभी मिल ही नहीं पाए, यानी कि इनकी स्पीसीज में आपस में कभी भी इनब्रीडिंग नहीं हो पाया, इधर का इधर, इधर का इधर। तो उसके कारण क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब भी हाइब्रिडेशन होगा या इनब्रीडिंग होगा तो जीन का ट्रांसफर होगा, यानी कि वो कैरेक्टर्स है, वो प्रोजोनी के कैरेक्टर्स अपने बच्चों में जाएंगे, पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में जाएंगे। तो इनके जो कैरेक्टर थे वो इधर, क्योंकि ये बैरियर था तो कभी इधर के मेल फीमेल इधर नहीं आ पाए, इधर के मेल फीमेल कभी इधर नहीं जा पाए। तो उसके कारण ये जब एक जमाने में बिल्कुल एक ही परिवार के लोग थे, और आज की डेट में दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया है, यानी कि इनके कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर अलग हो गए और इसके कैरेक्टर अलग हो गए। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय से एक ही प्रजाति में लंबे समय से इनब्रीडिंग हुआ, और कारण क्या था? उनका फिजिकल या जियोग्राफिकल बैरियर के कारण। तो इधर की पॉपुलेशन कभी भी इधर नहीं आ पाई, इधर की पॉपुलेशन कभी नहीं आ पाई, और जिसके कारण इनमें चेंजेस आ गए। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कभी ना कभी पूछना चाहिए इसको, ठीक है? सर केनिया और तांजानिया था क्या? तास्मानिया था जी, तंजानिया, तंजानिया, हाँ। तंजानिया प्लस कीनिया। म्यूटेशन में बता चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन हो ही गया है। इवोल्यूशन की थ्योरी में बता चुका हूँ, तो और है नहीं विशेष। चलिए, मोटी मोटी चीजें इसमें हो गई हैं, है ना? अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन वो आधा ही हो पाएगा आज, है ना? तो वो लेते हैं अपन स्पीसीज इंटरेक्शंस। अब ये आसान है थोड़ा सा, है ना? लेकिन पिछली साल भी इस टॉपिक में से मुझे जहां तक ध्यान है, मैंने जो पढ़ाया था एक क्वेश्चन आया था, मैं आज भी पढ़ाऊंगा, पिछली बार के पेपर में देख लेना, पिछले साल के जो बच्चे हैं वो उसमें देख लेना, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का क्वेश्चन आया था, वो मैंने पढ़ाया, उसमें से आया था, ऐसा मुझे लगता है। तो लिखो भाई, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस।
डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है काय के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, या फिर लाइफ साइकिल के लिए। ये एक दूसरे से इंटरेक्शंस करती है भाई। वही रोटी कपड़ा और मकान, उसी के लिए लड़ाई चल रही सब जगह। तो या तो फूड के लिए, या शेल्टर रहने के लिए, या फिर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आपस में इंटरेक्शन करती है। और ये इंटरेक्शन मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये कंफर्म है हर साल हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। पिछले साल यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, लगभग हर एग्जाम में आता है। तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। थोड़ा सा लंबा है चैप्टर ये, तो आज कंप्लीट नहीं होगा, आज आधा करेंगे और थोड़ा सा याद रखने वाला भी, याद रखना पड़ेगा इसमें, है ना। चलिए, तो पहला है पॉजिटिव या बेनिफिशियल इंटरेक्शन। मतलब कि उसमें इंटरेक्शन होने से फायदा हो रहा है। इसमें क्या है कि मेंबर ऑफ वन और बोथ, या तो एक को फायदा होगा या दोनों बेनिफिट मिलेगा, या तो एक को मिलेगा या दोनों को मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन किसी को भी हार्म नहीं होगा। पॉजिटिव इंटरेक्शन में या तो एक को या दोनों। देखिए मिनिमम इसमें इंटरेक्शन के लिए दो स्पीसीज होंगे। प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, वो बहुत डिटेल में पढ़ रहा था। तो इसमें क्या होगा, या तो एक को बेनिफिट होगा या दोनों को होगा, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होगा। मान लो अगर एक को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरे को नुकसान हो, ये आवश्यक नहीं है भाई। एक मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं और आपको यहाँ से ए से बी स्थान पे जाना है और आप अकेले जा रहे हैं और एक भैया ने हाथ दिया, आपने कि बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, उसको भी वहां जाना था, तो उसको फायदा हुआ लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। अब उसको बहुत गहराई मत लेना कि नहीं भैया जब दो सवारी बैठ जाएंगी तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, ऐसा कोई होता नहीं। सामान्य तो पेट्रोल लगभग उतना ही लगता है। तो मेरा मतलब उसमें क्या हुआ, पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अब अगर धर्म के हिसाब से कहेंगे तो फायदा होगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात करें, लेकिन दूसरे को बेनिफिट होगा। यानी कि इस इंटरेक्शन में क्या होगा कि या तो एक को या दोनों को बेनिफिट होगा, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से है, एक है म्यूचुअलिज्म, लिख लो फिर डिटेल सब में कराऊंगा अभी। म्यूचुअलिज्म पहला, दूसरा है कॉमनसेलिज्म, तीसरा है प्रोटो कोऑपरेशन, ठीक है। पहला म्यूचुअलिज्म, दूसरा कॉमनसेलिज्म, तीसरा प्रोटो कोऑपरेशन। ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। इसके नाम बहुत सारे हैं, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब पहला है बिटवीन एनिमल टू एनिमल, म्यूचुअलिज्म एनिमल टू एनिमल। इसमें क्या है एग्जांपल, इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। टर्माइट प्लस ट्राइकोनिम्फा, ये प्रोटो जो होता है ट्राइकोनिम्फा, जो टर्माइट की कहां पाया जाता है, गट। क्या करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा इन दोनों का म्यूचुअलिज्म है
टर्माइट की गट में पाया जाता है, तो टाइगोरूपा ट्रैपरूपा क्या है, प्रोटोजोआ है और इसके सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है उसको। अब इसको क्या मिला, अरे भाई अगर आपके घर में बहुत सारे पैसे रखे हैं, नोटों की गड्डियां रखी, ये बोर्ड आपको सही दिख रहा है ना, मुझे इसमें थोड़ा ठीक दिखता था। तो आपने बहुत सारे नोटों की गड्डी रखी है, बोरी भरी है, आपने मुझे काम दे दिया कि भैया आप इनको गिनना शुरू करो। तो अगर आप दिन भर नोट गिनवाओगे तो कुछ तो मुझे दोगे ना शाम को। तो अभी टर्माइट दिन भर इससे सेलुलोज का पाचन कराता है, तो कुछ तो उसको खाने पीने को देगा। एक तो रहने की जगह मिल रही है बढ़िया मस्त है ना, और दूसरा खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, तो इसमें फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा, पहला तो हो गया एनिमल टू एनिमल, दोनों एनिमल है। इसको मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि छूटना नहीं चाहिए लिखने से, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। दूसरा लिखो, प्लांट वर्सेस एनिमल। एक युग का प्लांट होता है, है ना, इसका फ्लावर का पॉलिनेशन प्रोनूवा, ये इंसेक्ट है भाई, है ध्यान रखना, ये प्रोनूवा इंसेक्ट है, ये युग का प्लांट के फ्लावर का पॉलिनेशन करता है। इसको दूसरी भाषा, इसमें पर्टिकुलर फीमेल काम आती है, इसको फीमेल युग का मौत बोलते हैं। प्रोनूवा की जो फीमेल होती है वो ही इसको पॉलिनेट करती है, इसको युक्का के फ्लावर को, और उसको इसलिए फीमेल युक्का मौत कहते हैं। देखिए मैक्सिमम इसमें पॉलिनेशन के एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, और वो इंपॉर्टेंट भी है ना। तो ये हो गया प्लांट एनिमल का। तीसरा है लाइकेन। किस किस के बीच में, फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक एल्गी प्लस सॉरी फंगाई, लाइकेन नहीं फंगाई। दोनों क्या करते हैं पता है नहीं, तो मैंने बता चुका हूं, 50 बार बता दिया। ये खाने का कच्चा सामान देता है, खाना बनाता है, दोनों मिलकर खा लेते। अगला है माइकोराइजा। किस किस में होता है, फंगाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की रूट्स में और फंगाई में मिलकर ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। फंगाई क्या करता है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके इसको देता है प्लांट को। ठीक है ना। और ये इसको क्या मिलता है फंगाई को, इसको कार्बोहाइड्रेट मतलब पका हुआ भोजन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार मिलता है, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा माइकोराइजा। इसमें फंगाई और हायर प्लांट्स के रूट्स में एक कॉम्बिनेशन बनता है। आ रहा है समझ में ना। कोई भैया दीदी ऐसा तो नहीं जिनको समझ में नहीं आ रहा हो। चलो
फिग ट्री और बांस। इसमें क्या होता है, जो फीमेल बास्ट होती है वो एग लेइंग करती है। कहां पर? इसके फ्लावर के पास। कौन? फीमेल बास्ट है वो फिग ट्री के फ्लावर में एग लेइंग करती है और इसी में इसका पॉलिनेशन हो जाता है। फिर एक काम और करती है कि जब यहाँ पे इसका सीड डेवलप हो रहा होता है फिग ट्री का, तो इससे मटेरियल लेके और अपने लार्वा को खिलाती है। देखिए बड़ा मजेदार किस्सा है इसका। इसमें क्या है, जो फीमेल बास्ट है वो फिग ट्री के फ्लावर पे पहले तो अंडे एग लेइंग करेगी, अंडे देगी, ठीक है ना। और अंडे देने के बाद में जब उससे लार्वा निकलेगा, मैं बता चुका आपको, अंडे के बाद लार्वा है ना, तो लार्वा को नरिश भी करती है क्योंकि यहाँ पे इसका पॉलिनेशन कर देती है। वो फिग ट्री का पॉलिनेशन करेगी तो सीड बनेगा यहाँ पे। तो जब इसका सीड डेवलप हो रहा होता है तो उसके पास में भरपूर खाना रहता है, तो उस खाने में से ले लेकर और उस लार्वा को देती है। यानी कि देखिए फिग ट्री का पॉलिनेशन का फायदा किस क्या हुआ इसमें, फिग ट्री का पॉलिनेशन हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बांस ने क्या किया, एक तो अनजाने हुआ है सब, कोई जानबूझ के वहां कोई दोस्ती नहीं है किसी की, है ना, सब अनजाने होता है पॉलिनेशन तो ये बांस एक तो फीमेल बांस पहले तो उसके फ्लावर क्या एग लेइंग करेगी, एग लेइंग करने के चक्कर में इसका पॉलिनेशन हो जाता है, इसका भला हो जाता है। इसका पॉलिनेशन होगा तो इसका सीड बन जाता है, और जैसे सीड बनेगा तो उसके लिए भोजन तैयार करता है पौधा फीमेल को नरिशमेंट के लिए। तो यहाँ से भोजन लेने के लिए अपना एग लेइंग के बाद जो लार्वा निकलता है वो लार्वा को भोजन देती है। तो यानी कि जो बांस है वो अपने बच्चे को भी वहां पाल रही है और इधर फिग ट्री का भी काम चल रहा है, उसका भी सीड बन गया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे शायद ध्यान है, शायद लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया था या अगला जो बता रहा हूँ वो आया था। सुमेधा दीदी देख के बताना आप, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में आया था, मुझे श्योर है। यही नोट्स मैंने बताया था पिछले साल और आया था क्वेश्चन, देख के बताना मेरे को, या ये वाला आया था या इसके अगला मैं बताऊंगा वो आया, इन दोनों में से एक आया था, ठीक है। तो अब इसमें फीमेल बांस को क्या बेनिफिट मिला, उसके डेवलपिंग लार्वा को भोजन भी मिल रहा है, प्लस उसको अंडे देने की जगह भी मिल गई थी, मतलब घर मिल गया, प्लस उसके बच्चे को भोजन मिल रहा है। और इससे फिग ट्री को फायदा नहीं हुआ कि उसका पॉलिनेशन हो गया, तो उसका सीड बन गया, तो उसकी भी आगे जनरेशन आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अगला, ऑर्चिड फ्लावर प्लस बी। ये पर्टिकुलर है बम्बल बी। बम्बल बी, बम्बल बी। ऑफिस है ऑर्चिड में, पर्टिकुलर ऑफिस। क्या होता है इसमें, इसकी जो पेटल होती है ना, वो इंसेक्ट जैसी होती है, ठीक है। तो ये जो बी आती है वो समझती है कि ये मेरा
ये मेरा इंसेक्ट है, तो ये इसके पास आती है तो इसका पॉलिनेशन हो जाता है इससे प्लांट, मतलब इसका फ्लावर का, मतलब वो धोखे में होता है। ठीक है ना, इतना ही है इसमें। ऑर्चिड का जो फ्लावर होता है और ये बी, इनका जो संबंध बनता है, ये इसकी जो एक पेटल होती है, पेटल क्या होती है, पंखुड़ी, जो अपना फूल होता है उसकी पंखुड़ी, सेपल, पेटल और टेपल, उतना डिटेल बॉटनी जरा से नहीं बताया। तो वो कलर्ड भी रहती है और वो मतलब वो उसको जो बी है उसको ऐसी लगती है कि उसका फीमेल पार्टनर है एग्जैक्टली, तो उसके चक्कर में वो यहाँ पे आती है, लेकिन इसका पॉलिनेशन हो जाता है, तो इसमें इसका बेनिफिट हो जाता है ऑर्चिड का। लेकिन पर्टिकुलर ये बम्बल बी एक है, वही है, ऐसे नहीं कि कोई भी बी आएगा और उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। देखिए इसमें एक ध्यान रखिएगा कि ये सारे स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी स्पीसीज किसी का भी पॉलिनेशन कर दे। पर्टिकुलर एक स्पीसीज दूसरी पर्टिकुलर एक स्पीसीज का स्पेसिफिक मतलब अवतार होता है, समझ गए ना, वो उसी के साथ में उसका संबंध बनता है, हर किसी के साथ में सामान्य कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो ये म्यूचुअलिज्म के अपने उदाहरण हो गए 4-5, ठीक है। पॉजिटिव इंटरेक्शन ही चल रहे हैं अभी, तो पॉजिटिव में अपन ने पहले म्यूचुअलिज्म है, इसमें और कहीं कुछ मिले या आपको मिला या मुझे मिला तो और जोड़ लेंगे। देखिए इसका भी एक सेपरेट नोट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें और भी कई एग्जांपल, देखिए इसमें एग्जांपल बेशुमार एग्जांपल है, ठीक है ना। तो कहीं भी कोई भी एग्जांपल मिलता है तो आप इसको ऐड करते रहिए, मुझे भी कहीं बीच में और एडिशनल कहीं इंपॉर्टेंट दिखेगा तो मैं आपको ऐड करा दूंगा, ठीक है। अब अपन लेते हैं दूसरा कॉमनसेलिज्म। ये वाला है प्लस एंड जीरो, पहला वाला क्या था, प्लस प्लस ही हो रहा था सामान्य, तो कोई बेनिफिट हो ही रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस और जीरो, यानी कि एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को, मतलब आप लिफ्ट करें मोटरसाइकिल पे बिठा के, पहला है लियनस, ये कहां मिलता है, ट्रॉपिकल। देखिए सारे घटनाक्रम है ना मैक्सिमम इसी में होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि बहुत डेंस होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये प्लांट है, इसकी रूट तो प्रॉपर जाती है ना, लेकिन इसको धूप नहीं मिलती है, तो सनलाइट के लिए क्या करता है, पड़ोसी होता है ना उसके कंधे पे, कई बार बस में या ट्रेन में, आपने अगर ट्रेन में अगर कभी जनरल में सफर किया हो, या बस तो कोई सी भी हो जिसमें सीटिंग वाले में आपने सफर किया हो, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हैं लेकिन पड़ोसी को नींद आ गई और पड़ोसी की गर्दन, मतलब पड़ोसी का सर हमारे गर्दन पे जबरदस्ती झुक जाता है, होता है ना कई बार, हाँ वो सोते रहते हैं भाई। तो ऐसा ही यहाँ हुआ है, इसमें क्या है कि इसका रूट है ना, रूट तो प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन इसका स्टेम है उसको प्रॉपर बेचारों को क्या नहीं मिलती है, सनलाइट नहीं मिलती, सनलाइट के कारण पड़ोसी का सहारा लेता है, जो पड़ोस का जो पौधा होता है ना उसके सहारे अपने स्टेम को मोड़ देता है फॉर द सनलाइट, सनलाइट के लिए अपने पड़ोस के प्लांट का मदद ले लेता है। पड़ोस को कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बगल में बैठ के जा रहे हैं, अगर कोई सो रहा है और आपके कंधे पर सर रख के क्या फर्क पड़ रहा है, 15-20 मिनट की आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसको क्या उसकी नींद हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि इसका भाई दूसरे पड़ोसी के यहाँ उसने अपनी स्टेम को थोड़ा मुड़ा के रख दिया, तो उसको सनलाइट वहां से मिल गई, दूसरे पड़ोसी को कोई नुकसान नहीं। तो ये एग्जांपल है, लियानास ये वुडी प्लांट होता है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, कॉमनसेलिज्म पे एग्जांपल है, ठीक है ना। इसमें एक दूसरा एग्जांपल होता है इसमें टीनोस्पोरा, बस इतना ही पर्याप्त है। सर एग्जाम्पल की स्पेलिंग बता दीजिए। टीनोस्पोरा ये तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ,
टी अच्छा हाँ TINOSPORA टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा। ठीक है। दूसरा एपीफाइट्स। देखिए फिर वही दो टर्म आ रही है। एक्टो आती है, एक वर्ड एक्टो आती है ना, एक आती है एंडो, एक होती है एपी। एक्टो या एपी मतलब आउटर, एक्टो मतलब आउटर और एंडो मतलब इनर। कहीं नहीं टर्म लगती है, जैसे कि एक्टो पैरासाइट मतलब आउटर द बॉडी पैरासाइट, एंडो पैरासाइट मतलब विद इन द बॉडी पैरासाइट। एक्टो एपीफाइट, एपीफाइट आएगा, एपीफाइट मतलब एपी मतलब बाहर। ठीक है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी से कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। कई बार क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी का मतलब पता हो तो कई बार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एपीफाइट्स है, इसमें है पहला तो है ऑर्चिड्स, दूसरा है हैंगिंग मॉसेस, मॉसेस हैंगिंग मॉसेस। कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा फंडा है कि जो स्मॉल प्लांट होते हैं वो बिग प्लांट के ऊपर चढ़े रहते हैं। जैसे कि बेल देखे आप घर में, मान लो आपने किचन गार्डन देखा और नीम का पौधा लगा हुआ है और घर में आपने लौकी या तुरई की बेल लगा दी है, उसको चढ़ा दिया उसके ऊपर, तो उससे कोई न्यूट्रिएंट्स तो ले नहीं रही वो, है ना, केवल सहारा ही तो दे रही है। नीम का जो पौधा है उस बेल को केवल सहारा दे रहा है। आपने देखा होगा ना लोग कहीं ना कहीं कि किसी पौधे पे कोई बेल चढ़ी है, अब वो कुसकुटा के नहीं होना चाहिए, वो अलग मैटर है ना। तो सामान्यतः उनको सहारा दे रही है। तो ये ऑर्चिड्स या हैंगिंग ऑर्चिड्स स्मॉल प्लांट बड़े प्लांट पे चढ़े रहते हैं और अपना सहारा ढूंढते हैं। इसमें न्यूट्रिशन का कोई, ठीक है। तो यहाँ से फायदा क्या मिलता है इनको दोनों को, वे इसके ऊपर चढ़ रहेंगे तो उनको थोड़ा सनलाइट ज्यादा मिल जाएगी और दूसरा ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि जब थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा बड़े प्लांट पर चढ़ जाएंगे ये, क्योंकि इनको थोड़ा ऑर्चिड्स को हैंगिंग ऑर्चिड्स को प्रॉब्लम ये होती है इनको सनलाइट कम मिल पाती है, नीचे चलते हैं ना, तो ये बड़े प्लांट को ऊपर चढ़ जाते हैं तो इनको थोड़ी सनलाइट भी मिल जाती है और थोड़ा सा इनको ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर भी मिल जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ज्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। एपी जोन्स, देखो एपी फाइट, फाइट मतलब प्लांट, एपी मतलब ऊपर, एपी यहाँ पे आया, जोन्स मतलब जू यानी कि एनिमल्स, मतलब वहां पे एक पौधे पे दूसरा पौधा चढ़ा था, यहाँ पे जानवरों के ऊपर कोई ना कोई या तो प्लांट या एनिमल रहेगा। समझ गए ना टर्मिनोलॉजी को, ताकि याद रखने में आसानी रहे आपको। तो इसमें एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, पहला है सकर फिश, ये साथ पर रहती है, घूमती फिरती है, सवारी करती रहती है। पायलट फिश, ये भी साथ पर रहती है। तीसरा है इकोलाई बैक्टीरिया, कहां पाया जाता है, ये तो मैंने बताया कई बार। इकोलाई बैक्टीरिया तो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, क्लोन फिश, ये सी एनिमोन पे रहती है।
बर्ड कैटल्स पर रहता है, देखा होगा तो आपने अर्गट बर्ड। वो जो कई भी वो जानवर ग्रेजिंग करते रहते हैं ना, उनके आसपास घूमते हैं, उनके ऊपर बैठ जाते हैं। नहीं देखा? अरे भाई कई बार देखा होगा आपने, जैसे कि ये गाय माता है ना, ये यहाँ मान लो मुझे बहुत अच्छी चित्रकारी आती नहीं, ये गाय है घास खा रही है तो ये इसको बैठ जाता है ना, कोई मैंने थोड़ा था जैसी, क्योंकि जैसी गाय चलती है इसके पैरों से, तो यहाँ जमीन में जो घास होती है ना उसमें बहुत सारे कीड़े उड़ते हैं, तो जैसे कीड़े उड़ते हैं तत्काल इस पर अटैक करके कीड़े को खा लेते हैं। गाय या भैंस या जो भी जानवर चलते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, उनके ऊपर ही बैठे रहते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं जानवर तो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो उड़ते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो उनकी नजर पड़ जाती है, तत्काल इस पर अटैक करके उसको खत्म कर देते हैं। ये कई बार आया आता है, इम्पोर्टेंट है अर्गट वर्ड का, इम्पोर्टेंट एग्जाम के साथ, ठीक है। इसमें देखिए ये एक इकोलाई वाला इम्पोर्टेंट है, अर्गट वाला इम्पोर्टेंट है, ये फिश विश तो बहुत ज्यादा पूछे नहीं कभी, ठीक है ना। जो कॉमन सी चीज है वही पूछता है, हमको नीट का एग्जाम नहीं देना है, यूपीएससी देना है, तो जनरल बेसिक पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। जी भैया। जी भैया। लेकिन कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लगता है शक्लें सबकी उतरी है, कुछ लोगों की बोर लग रहे हैं क्या, पता नहीं मैं भैया क्या पढ़ा रहे हैं आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो सकता है? अरे हाँ एक चीज हो सकती है, नवरात्रि के व्रत रखे हो तो एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो सकता है। चलो ज्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं इसको। अगला है प्रोटो कोऑपरेशन। पॉजिटिव इसमें क्या है, बेनिफिट्स तो दोनों होते हैं, लेकिन जिंदा रहते हैं सेपरेट रूप से, मतलब सेपरेटली जिंदा रहते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है, तो इतना ही याद रखना केवल, हर्मिट क्रैब, ताबू केकड़ा और सी एनीमोन। ठीक है, अगला है क्रोकोडाइल और बर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तीसरा है टिक बर्ड, राइनोसेरोस। देखो जहां भी ये जो सी एनिमोन है ना, जहां जिसके साथ भी होगी, इसके पास में क्या होता है, सी एनिमोन के पास में ये पॉइजनस टेंटिकल्स होते हैं। तो भाई अगर आपका दोस्त अगर चाकू लेकर घूम रहा है तो उसके साथ आप सुरक्षित घूम सकते हैं, क्योंकि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में तलवार या चाकू रखी है। तो सी एनिमल के साथ में चाहे हर्मिट क्रैब हो या पहले एग्जांपल हो, इनके साथ में घूम जाते हैं तो इसके बाद टेंटिकल है तो इससे सब लोग घबराते हैं, तो वो सुरक्षित रहता है। मतलब अगर पर्टिकुलर किसी एरिया का जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है उससे आप दोस्ती कर लो तो आप तो निर्भय हो जाओ, किसी की हिम्मत नहीं आपको हाथ लगा दे, समझ गए ना। ऐसा होता है, सी एनिमल के पास टेंटिकल होते हैं, ऐसे पॉइजनस बहुत खतरनाक भी लेकिन हल्के फुल्के है, तो उसके कारण क्या है ये सुरक्षित रहते हैं, फिर इनको कोई, क्योंकि देखिए एक चीज बताऊं, कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूपीएससी में या किसी शहर में है, कॉम्पिटिशन तो हर जगह है। अगर जंगल में जाओ तो वहां भी लड़ाई होती है जिंदगी और मौत की,
और पानी में है तो पानी वाटर में भी युद्ध चलते हैं ना, आपस में खूब सारे युद्ध चलते हैं, एक दूसरे को मारने काटने के खूब युद्ध चलते हैं। ऐसा नहीं इंसान भी लड़ते हैं, सब लड़ते हैं, लेकिन जो पावरफुल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यही है, क्रोकोडाइल बर्ड घूमते फिरते रहते हैं, इनका कोई विशेष नहीं है, टिकवर राइनोसोरस ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ये था इसमें मैंने बताया आपको। तो ये इस टाइप से कुछ पॉजिटिव इनके इंटरेक्शंस हैं, जिसमें कभी बार दोनों को फायदा हो जाता है और कई बार एक को फायदा होता है, लेकिन होता जरूर है। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन में तो आज इतना ही रखते हैं, और कुछ मिलेगा फिर मैं है मेरे पास कुछ नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास को यहाँ बाइंड अप करेंगे, क्योंकि काफी आज मतलब दिमाग पर जोर डालने वाली चीजें हो गई, लेंदी हो गया काफी, है ना। तो लेकिन मुझे बताओ समझ में कितना % आ रहा है, और क्या और मैं चेंज करूं। वैसे मैं बहुत प्रयास करता हूँ, इसको तो बंद करता हूँ बोर्ड को। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि आपको लोकल और डेली यूजेज के एग्जाम्पल से बताऊं, ताकि आपको मतलब साइंस को थोड़ा सा मैं और लोकल लेवल पे लाके आप समझाने की प्रयास तो कर रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो कुछ बताना चाह रहे हैं कोई भी? सर समझ आ रहा है, बस एक बार वापस से आज पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ी सी हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ चीजें याद और रटना भी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। लेकिन ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब समझ में आ रही चीजें ये इंपॉर्टेंट है ना। याद तो आपको रखना पड़ेगी, और मैं जहां इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना। और सारी चीजों को एकदम ऐसा नहीं कि सभी चीजों को रट्टा लगाए बैठे हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगी। मार्कलेस भैया आप बताएं कुछ, आपके दूसरी क्लास है, कोई आपका क्या एक्सपीरियंस है, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है ना। और किसी को कोई भैया दीदी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे को बता सकते हैं, मैं और अपने आप में सुधार करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, क्लास मिस नहीं करिएगा, क्योंकि क्लास इंटरलिंक होती है, एक क्लास से फिर अगली क्लास चलती है, अगली से फिर अगली चलती है, और अगर आप बीच में क्लासेस मिस करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत तो आएगी, है ना। हेलो सर। जी सर एनवायरनमेंट के लिए कौन सी बुक फॉलो करूं? आपको कब एग्जाम देना है? इसी साल पीसीएस। इसी साल देना है? जी सर। तो इतना आपका एक मिनट, मुझे कहाँ पे से किधर दिख नहीं रहा, मैं एक मिनट आपको ढूंढ रहा हूँ। अब ये बताइए मेरे को, आपके पास कितना समय है, बुक पढ़ने का टाइम है क्या अभी? सर 3 months। नहीं नहीं, तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ, इसी पीटी के हिसाब से तो पढ़ा ही रहा हूँ, जी है ना। तो जी सर। मुझे नहीं लगता, आप एनसीईआरटी एक बार देख लीजिएगा। जी जी। बुक तो ढेर सारी पढ़ी है, लेकिन इतना समय नहीं है एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए 3 मंथ में, क्या क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब्जेक्ट बहुत है ना, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक। मैं इसको प्रयास ये कर रहा हूँ कि उसी लेवल पे पढ़ाऊं कि आपके मतलब 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 12-13 क्वेश्चन तो श्योर हो जाए। जी सर। आया नहीं आए, है ना। जी बुक्स तो आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, बुक्स तो ढेर सारी है, और मैं भी 4-5 बुक प्रेफर करके आपको मतलब पूरा मेरा एक्चुअली मेरा जो मोटिव है, मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो मैं भी कुछ भी उठा के मोटा मोटा आउटलाइन पढ़ा के खत्म कर देता कोर्स को, लेकिन अगर आपने 4-5 क्लासों में नोटिस किया होगा, मतलब मैं मटेरियल को पूरा एकदम कंसाइज मटेरियल लाके और आपको दे रहा हूँ, कि ताकि आपको इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़े। जी सर। है ना। तो आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लीजिएगा, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, है ना। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। जी और सर। अगर आपको बहुत ज्यादा समय होगा तो बुक्स तो बहुत सारी है, मैं बता दूँ, कोई इश्यू नहीं, है ना। अच्छी किताब, एक मैंने आपको मैं अपना अनुभव बताऊं, मैंने सारी बुक्स को फॉलो किया करके देखा है, अकेली सिंगल बुक कोई कंप्लीट नहीं है ना। कोई भी सिंगल किसी भी मटेरियल कंप्लीट नहीं है। तो मैं भी इसलिए सब जगह का मटेरियल इकट्ठा करके आपको एक साथ दे रहा हूँ, ताकि आपको एक जगह ही सारा मिल जाए, और ये झंझट खत्म हो जाए, ये बुक पढ़ना ये बुक पढ़ना, है ना। जी सर। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, 6 से 12 में जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है, रिलेवेंट जो टॉपिक है, 11-12 में है 4 से 3 चैप्टर दिए हैं, कुछ ओल्ड में कुछ न्यू में, और 10 तक
और कुछ ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा, कुछ पोर्शन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में कुछ मिल जाएगा, है ना। जी जी सर। और मैक्सिमम मैं कवर कराऊंगा, तो आप बहुत ज्यादा तनाव नहीं लें उसके लिए, है ना। जी सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए तो आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं यहीं पे। और